नमस्कार। हम संस्कृत पढ़ें और संस्कृत बचाएँ, इस पर कार्य कर रहे हैं और बच्चों आप लोग भी पढ़ाई को समझ रहे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हम पिछले वीडियो में स्वर संधि के बारे में बताए थे और अभी उससे आगे व्यंजन संधि के बारे में बता रहे हैं। जैसे हम बताए थे व्यंजन संधि, व्यंजन मीन्स सब्जियाँ, तरकारी हम लोग जो खाते हैं, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट तत्व को मिलाना पड़ता है। वैसे ही व्यंजन संधि में भी बहुत सारे इसमें वर्ण का आपस में मेल होता है। स्वर संधि तो स्वर अकेले होता है, अकेले उसको बोल सकते हैं, अकेले सब उसको जो है उसका उसमें कम झंझट है, लेकिन व्यंजन संधि में बहुत उसको डीपली समझना ज़रूरी है। व्यंजन संधि जैसे बताए, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन वह परतंत्र होता, स्वतंत्र होता नहीं है। उसको बोलने के लिए हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत, सत में देखिए यहाँ तो हलंत है, तो आधा हो गया, और जन ये भी व्यंजन है, लेकिन जौ में अ मिला हुआ है। बोले ही है कि व्यंजन अकेला उसको हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ व्यंजन वर्ण का व्यंजन वर्ण के साथ मेल होता है। शत, तो हलंत और जौ, तो और जो दोनों व्यंजन वर्ण है उसका मेल हो रहा है, और सहायक तो है। तो हलंत और जो मिलकर के बन गया सज्जन, जो संयुक्त हो जाता है। आगे उसके भेद में हम बताएंगे उसका द्वित्व क्यों हुआ। द्वित्व मतलब दो बार लिखना। व्यंजन संधि बनाने के नियम, कैसे उसको हम संधि करेंगे, कैसे विच्छेद करेंगे। पहला नियम है, यदि पहले भाग के अंत में अस्पर्श व्यंजन के प्रथम वर्ण, स्पर्श व्यंजन पढ़ा चुके हैं वर्ण में, स्पर्श व्यंजन 25 है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, सबका 5-5 है, तो 5 गुना 5 25। तो सबका 5 वर्ण जो है वो 5 में से प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प, तो प्रथम वर्ण रहे। पहले भाग के अंत में स्पर्श व्यंजन के प्रथम वर्ण रहे और बाद वाले भाग के आरंभ में कोई स्वर रहे, या स्पर्श व्यंजन के तीसरा या चौथा अथवा अंतस्थ वर्ण रहे। यहाँ क्या बताए, स्पर्श व्यंजन के प्रथम वर्ण और बाद वाले भाग के आरंभ में कोई भी स्वर हो सकता है, या स्पर्श व्यंजन के तीसरा या चौथा वर्ण, या अंतस्थ व्यंजन भी बताए थे, य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन होता है। तो य, र, ल, व भी रह सकता है। तो प्रथम वर्ण का जो है, जो हम पहले भाग के अंत में प्रथम वर्ण जो है व्यंजन का, स्पर्श व्यंजन का, उसका द्वित्व हो जाता है तीसरा वर्ण में बदल करके। तीसरा वर्ण, प्रथम वर्ण को हम तीसरा, उसी वर्ग का, जिस वर्ग का प्रथम वर्ण रहे उसी वर्ग का तीसरा वर्ण करके उसको द्वित्व कर देते हैं। डबल संयुक्त हो जाता है, उसी को द्वित्व बोलते हैं, द्वित्व। जैसे दिक, दिक में देखिए कवर्ग का प्रथम वर्ण है, कवर्ग का प्रथम वर्ण है और बाद वाले भाग के आरंभ में तीसरा वर्ण गौ, स्पर्श व्यंजन का गौ है। तो अब हम बताए थे कि प्रथम वर्ण का, प्रथम वर्ण के तीसरा वर्ण का, प्रथम वर्ण के तीसरा वर्ण कवर्ग है। कवर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, क ख ग, क ख ग तीसरा।
क प्रथम हुआ, ख द्वितीय, ग तृतीय। तो तीसरा वर्ण का द्वित्व हो जाता है। क का तृतीय वर्ण है ग, तो ग हो गया, ग का द्वित्व हो गया, ग 2 बार लिखा गया है, ग ग संयुक्त, तो दिग्गज हो गया। क्या बताए कि प्रथम पहले भाग के अंत में अस्पर्श व्यंजन का, कोई स्पर्श व्यंजन हो, चाहे वह कवर्ग का हो, चवर्ग का हो, टवर्ग का हो, तवर्ग का हो, पवर्ग का हो, उसका प्रथम भाग, प्रथम वर्ण क च ट त प यह रहेगा। और बाद वाले भाग के आरंभ में किसी भी स्पर्श व्यंजन का तीसरा चौथा वर्ण रहेगा, या अंतस्थ वर्ण रहेगा, या कोई स्वर रहेगा। तो बाद वाले भाग को हम भूल जाएंगे, बाद वाले भाग में क्या है वह नहीं देखना है। इसका जो है प्रथम वर्ण का द्वित्व हो जाएगा। अब दूसरा नियम है कि पहले भाग के अंत में किसी वर्ग के प्रथम वर्ण हो। बार बार समझा रहे हैं, संधि विच्छेद में 2 भाग होता है, पहला भाग और बाद वाला भाग। तो पहला भाग के अंत में किसी वर्ग का, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग में से उसका प्रथम वर्ण हो, और बाद वाले भाग के आरंभ में कोई अनुनासिक वर्ण हो। अनुनासिक जिसको हम नाक से बोलते हैं, पंचम वर्ण को हम नाक से ही बोलते हैं, जैसे अंग है, य है, मूर्धन्य न है, दंत न है, म है, ये 5 अनुनासिक वर्ण है। तो कोई अनुनासिक वर्ण हो तो पहले भाग के जो वर्ण है, प्रथम वर्ण, उसका पंचम वर्ण, पहले भाग का जो प्रथम वर्ण है, पहले भाग के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है, और उसके साथ तृतीय वर्ण लगता है, स्पर्श व्यंजन का तृतीय वर्ण। जैसे वाक जोड़मयम, वाक में यहाँ क हलंत है, प्रथम वर्ण है, कवर्ग का प्रथम वर्ण, और बाद वाले भाग के आरंभ में यहाँ म अनुनासिक है। तो यहाँ क का पंचम वर्ण अंग और म, यहाँ देखिए क का यहाँ अंग हो गया है, पंचम वर्ण वांगमयम। तीसरा नियम है, यदि पहले भाग के अंत में कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो सकता है, चाहे हर्ष हो या दीर्घ हो, कोई स्वर हो, और बाद वाले भाग के आरंभ में छ हो, अगर पहले भाग के अंत में कोई भी स्वर हो सकता है, यहाँ पर कोई भी स्वर हो, और बाद वाले भाग के आरंभ में छ हो, तो छ के पहले च लग जाता है। तो जैसे अनु जोड़ छेदम, तो अनु में क्या है, यहाँ स्वर है उ, अनु में स्वर उ है, और यहाँ छ है। तो बताए कोई भी स्वर हो, हर्ष या दीर्घ कोई हो सकता है। यहाँ पर दीर्घकार रहता तो ऐसा नहीं है कि उसका अलग बन जाता, उसका भी वही रहेगा, हर्ष स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, उसका आधा च जुट जाएगा। तो यहाँ देखिए बनाया हुआ परिणाम में क्या है, अनुच्छेदम, यहाँ छ के पहले आधा च जुट गया है। क्या बताए कि पहले भाग के अंत में कोई भी स्वर रहे, चाहे वह स्वर हर्ष स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, और बाद वाले भाग के आरंभ में छ हो, जो दिख रहा है यहाँ छ। तो छ के पहले आधा च लग जाता है, जो यहाँ लगा हुआ है। इस तरह से ये तीसरा नियम हुआ। अब चौथा, यदि पहले भाग के अंत में तो हलंत दिख रहा है, और बाद वाले भाग के
आरंभ में चौ या छौ तो क्या होता है? तो तौ हलंत का चौ हलंत हो जाता है। देखिए, तौ हलंत का चौ हलंत हो जाता है। और जैसे उत जोड़ चारणम, यहाँ उत में देखिए तौ हलंत है और चारणम में चौ है। यहाँ लिखे थे चौ या छौ रहे तो चौ है, तो हम क्या लिखेंगे? तो हलंत का चौ हलंत हो जाता है, तो हलंत का चौ हलंत में जुटेगा, उच्चारणम हो गया, सीधा है। अगर यहाँ तो हलंत है उसका चौ हुआ, यहाँ जो वर्ण रहेगा उसमें जुट जाएगा अराचो, तो उच्चारणम हो गया। पांचवा नियम में है, यदि पहले भाग के अंत में तो हलंत रहे और बाद वाले भाग के आरंभ में जौ हलंत, झौ हलंत, टौ हलंत, डौ हलंत, लौ हलंत हो, पहले भाग के अंत में तो रहेगा ही, तो हलंत रहेगा, और बाद वाले भाग के आरंभ में जौ हलंत, झौ हलंत, टौ हलंत, डौ हलंत, लौ हलंत, इसमें से कोई वर्ण रह सकता है। तो क्या होता है? क्रमशः जौ हलंत, टौ हलंत, ये जो है टौ हलंत, डौ हलंत, लौ हलंत, ये इसका द्वित्व हो जाता है। ये बताए इसका द्वित्व हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में है तत्, तत् में क्या है? तो हलंत, तो हलंत, तो हलंत आया अंत में, पहले भाग के अंत में, और बाद वाले भाग में क्या है? लीनम, लो है, जो यहाँ लिखे हुए हैं, इसका द्वित्व हो जाता है, डबल संयुक्त, यहाँ दिखाई दे रहा है तल्लीनम, तत् जोड़ लीनम, तल्लीनम। इस तरह से तो हलंत का प्रयोग हुआ। अब नियम छठा, यदि पहले भाग के अंत में तो रहे तथा बाद वाले भाग के आरंभ में श हलंत या हो हलंत रहे, पहले भाग के आरंभ में क्या रहे? तो हलंत, तो हलंत रहे, और बाद वाले भाग के आरंभ में तालव्य विश्व हलंत या हो हलंत रहे, तो दोनों का अलग अलग बन जाएगा। ये नहीं है एक ही रूल दोनों में काम करेगा। अगर पहले भाग के अंत में तो हलंत रहे तो, और बाद वाले भाग के आरंभ में तालव्य विश्व हलंत और हो हलंत, तो क्या हो जाता है? अगर बाद वाले भाग के हिसाब से तो का रूप बदलेगा, बाद वाले भाग के हिसाब से तो का रूप बदलेगा। अगर बाद वाले भाग में ताला विषय है तो का चौ हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है? तो का चौ, सौ का छौ। अगर बाद वाले भाग का ताला विषय हलंत रहता है तो का चौ हो जाता है और ताला विषय का छ हो जाता है। फिर अगर बाद वाले भाग के आरंभ में हो रहता है फिर तो का दो हो जाता है, फिर तो का दो बन जाएगा और हो का धो बन जाएगा। इस हिसाब से वो देखना है बाद वाले भाग को। तो गौन रहेगा, पहले हम देखेंगे बाद में है क्या। बाद में अगर ताला विषय रहेगा तो का चौ बन जाएगा, सौ का छौ बन जाएगा। अगर बाद में हो रहेगा तो का दो बन जाएगा और हो का धो बन जाएगा। जैसे उत जोड़ हार, हम यहाँ देख रहे हैं हो है, हो है तो हम क्या करेंगे? हो जब ही देखे तो का क्या बन जाएगा? लिखा हुआ है तो का दो, तो का दो बन गया और उसके साथ हो का धो बन गया, क्या बन गया? उद्धार। उत जोड़ हार बराबर उद्धार, तो का दो बना और हो का धो बना। हम पहले इसको देखें। दूसरा एग्जाम्पल भी दिए हैं, उसमें तो हलंत और यहाँ पर ताला विषय है,
तब ताला विषय को देख रहे हैं, तब तो का क्या हो जाएगा, लिखे हुए हैं तो का चौ हो जाता है, तो का चौ हलन दे दिए। ताला विषय भी आधा है, ताला विषय आधा है तो छ भी आधा होगा। यहाँ 3 वर्ण का संयुक्त हुआ है, 3 वर्ण का संयुक्त हुआ है। तो का आधा चौ, ताला विषय भी आधा है तो यहाँ छ भी आधा हो गया, हलंत लग गया, और वास है तो वास तो होगा ही, उच्छ्वास हो गया। उत जोड़ श्वास बराबर क्या हो गया, उच्छ्वास। यही समझने में दिक्कत होती है। अगर आप अभी तो सीख रहे हैं, बड़े बड़े ग्रंथ में पढ़िएगा तो एक एक लाइन का एक शब्द रहता है और उसको तोड़ करके पढ़ना पड़ता है। तो संधि विच्छेद अगर हमको आता है, हम सही सही शुद्ध रूप में पढ़ सकते हैं। अगर हमको संधि विच्छेद नहीं आता है तो ये अशुद्ध पढ़ देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए सब वर्ण हट गया, तो का कहीं नहीं है, तो गायब, ताला विषय गायब, कहाँ चला गया, वह बदल गया। हम ऐसा रूप देखेंगे आराम से उत जोड़ श्वास संधि विच्छेद कर देंगे। कब करेंगे, जब हमको आएगा तब। यहाँ पर तो हलंत और ताला विषय, हम देखते हैं बाद वाले भाग को ताला विषय है तो इसका चौ हो जाएगा, आधा चौ हो गया, इसका आधा छ हो गया, और वास तो है ही, उच्छ्वास हो गया। अब रूल नंबर 7वां, यदि पहले भाग के अंत में री, र या मूर्धन्य ष हो, री, र या मूर्धन्य ष हो, तो और बाद वाले भाग के आरंभ में नो आता हो, नो के पहले कोई स्वर हो, स्वर पूरा करता है, बताया स्वर अनुपूरक है, स्वर अनुपूरक है, इसलिए बाद वाले भाग के आरंभ में नो आता हो तो नो का मूर्धन्त नो हो जाता है, नो का क्या हो जाता है, मूर्धन्त नो। ये ध्यान रखना है। यदि पहले भाग के अंत में री, र या मूर्धन्य ष आता है और बाद वाले भाग के आरंभ में नो आता है तो नो हलंत का मूर्धन्य नो हो जाता है। जैसे भूस जोड़ अनम, यहां भूस में हलंत होगा, भूस जोड़ अनम। अब मूर्धन्य ष है, इसका पूरक ओ है लेकिन है नो, भूस में ओ पूरक है इसलिए नो, इसके बाद नो को देखते हैं, ये नो क्या बन गया, मूर्धन्य नो, भूषणम। अब परी, परी यहां भी इसका पूरक में हर्ष ई है, यहां बाद में था यहां पहले है, स्वर अनुपूरक होता है, बता चुके हैं। तो परी जोड़ नामम, यहां र है, यहां भी हम लिखे हुए र, तो परी जोड़ नामम, नो बदल गया। अब 8वां नियम, यदि पहले भाग के अंत में किसी वर्ग के प्रथम वर्ण हो, स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में बटा हुआ है, पहले ही बता चुके हैं, तो 5 वर्ग में से कोई भी वर्ग के प्रथम वर्ण हो और दूसरे भाग के आरंभ में मो रहे, पहले भाग के अंत में किसी वर्ग के प्रथम वर्ण हो और दूसरे भाग के आरंभ में मो रहे, तो परिणाम प्रथम वर्ण के ही 5वां वर्ण, प्रथम वर्ण जो भी होगा, जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। जैसे यहां सट, टवर्ग का प्रथम वर्ण ट है, सट में टवर्ग का प्रथम वर्ण ट है, तो यहां नवति, सट जोड़ नवति, इसको हमको कुछ नहीं करना है, ये नो मूर्धन्य नो दंत नो में जो है बदलाव होता है, लेकिन हमको बदलाव कहाँ करना है, तो यहाँ ट,
ट वर्ग का प्रथम वर्ण ट आया है, इसी का पंचम वर्ण हो जाता है। तो यहां पर मूर्धन्य न हो गया है। षण्णवति तो नो में बदल गया। यहां तत् तत् जोड़ मात्रम, तत् में तो वर्ग का प्रथम वर्ण तो है और इसी का पंचम वर्ण दंत नो होता है। यहाँ दंत नो आधा, तो भी आधा है, दंत नो भी आधा होगा, तो आधा आकर के मौ के साथ जुट गया है, तन्मात्रम हो गया है। तो यदि पहले भाग के अंत में किसी वर्ग के प्रथम वर्ण रहे और दूसरे भाग के आरंभ में मो रहे, तो परिणाम प्रथम वर्ण के ही पांचवा वर्ण हो जाता है। नवा नियम, यदि पहले भाग के अंत में दंत सौ या तो रहे, क्या रहे? दंत सौ या तो, और दूसरे भाग के आरंभ में चवर्ग का कोई भी वर्ण रहे, चवर्ग का कोई भी वर्ण रहे, तो सौ का तालब सौ, यहां लिखा हुआ है नियम कि अगर प्रथम भाग में अंत में दंत सौ रहेगा तो वह तालब सौ बदल जाएगा, अगर तो हलंत रहता है तो वह चौ बदल जाता है। पहले भाग के अंत में तालब दंत सौ या तो रहे और दूसरे भाग के आरंभ में चवर्ग का कोई भी वर्ण रहे, तो दंत सौ तालब सौ में बदल जाता है और तो चौ में बदल जाता है। जैसे बालस जोड़ चिनौती, यहां दंत सौ आया हुआ है और चवर्ग का चौ तो आया ही है, तो बालस, तो यहाँ दंत सौ है, दंत सौ क्या हो जाएगा? तो ताला विषम में बदल जाएगा, ताला विषम में बदला हुआ है, बालस सौ ताला विषम बदल गया और चिनौती तो है ही, बालस चिनौती। यहाँ ए तत्व तो आया हुआ है, दोनों का एक एक उदाहरण दे चुके हैं। बालस में सौ ताला विषम बदल गया और यहाँ एतत में तो, और यहाँ पर चवर्ग का प्रथम वर्ण है चौ, तो का आधा चौ हो गया है। एतत् चित्रम, बालस जोड़ चिनौती ताला विषम बदल गया और एतत में तो हलंत है, तो ये भी यहाँ आधा चौ में बदल गया, बाकी चित्रम तो है ही। तो बालस जोड़ चिनौती, बालस चिनौती, एतत जोड़ चित्रम, एतत् चित्रम। ये व्यंजन संधि समाप्त हुई। अगर अभी तक चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बता ही दिया कि इसमें जो है किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं दे है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और पढ़ाई का आनंद लेते रहिए। बाकी अगले कक्षा में फिर बताई जाएगी। धन्यवाद।